नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है लीगल क्वेस्ट इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। आज का अपना टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे कि लॉकडाउन ऑर्डर। लॉकडाउन ऑर्डर क्या है? क्या 144 सेक्शन में दिया हुआ ऑर्डर ही लॉकडाउन ऑर्डर है या फिर कुछ और है? तो इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसमें डिज़ास्टर शब्द का मतलब क्या निकलता है, किस चीज़ को अपन डिज़ास्टर कहेंगे, कब डिज़ास्टर कहेंगे। तो डिज़ास्टर का मतलब है कि कोई सडन डैमेज हो, कोई अनलकी मूवमेंट हो, या फिर कोई ग्रेट एंड सडन डैमेज हो जो कि सीरियस नेचर का हो। यानी डैमेज यानी हाईएस्ट डैमेज, ये शब्द रिपीट हो रहा है। तो डैमेज यानी ऐसी चीज़ जिससे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को भी खतरा हो सकता है, या फिर नॉर्मल ह्यूमंस को भी उसमें से खतरा हो सकता है। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ह्यूमन काइंड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट कब कहेंगे हम इसको? कोई डिज़ास्टर होने से पहले जो स्टेप लेने चाहिए वो, या फिर डिज़ास्टर होने के बाद उसमें से निकलने के लिए, उस डिज़ास्टर से बाहर निकलने के लिए जो करने के स्टेप्स है, उसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहेंगे। इस एक्ट का नाम वैसे तो 2005 का है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, लेकिन एक्चुअली में ये एक्ट पावर में आया था 28 जुलाई 2006 में। कोरोना वायरस का पहला केस डिटेक्ट हुआ था वुहान सिटी ऑफ चाइना में 31 दिसंबर को। उसके बाद 17 जनवरी को, यानी विद इन 17 डेज़, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी एक लेटर इशू किया था इसी बारे में। उस लेटर को देखते हुए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे इस बायोलॉजिकल डिज़ास्टर को फैलने से रोकने के लिए। भारत सरकार का ये जो स्पीडी प्रोसेस था, इसको देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि अभी तक वुहान वायरस को कोई पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था, उसने इस भारत सरकार की इस स्पीडी प्रोसेस के लिए भारत सरकार की काफ़ी तारीफ़ की है। 4 फरवरी का गाइडलाइंस इशू करने के बाद एनडीएमए, जो कि अभी सेटिस्फाइड थी कि जो प्रेजेंट गाइडलाइंस इशू किया है एनडीएमए ने, वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव, और ये बायोलॉजिकल डिज़ास्टर को रोकने में वो सक्षम नहीं है। तब एनडीएमए ने 24 मार्च को एक ऑर्डर इशू किया। यही ऑर्डर लॉकडाउन ऑर्डर कहलाता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक स्केलेटन स्केच हमने बनाया है। इस स्केच में हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़ बताई गई है। अगर नेशनल लेवल पे कोई डिज़ास्टर होता है तो उसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 तक बात की गई है। अगर स्टेट में कोई डिज़ास्टर होता है तो 14 से 24, डिस्ट्रिक्ट में होता है तो 25 से 34। या लोकल अथॉरिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का ही उस पर अथॉरिटी रहेगी। लेकिन इनके एक स्केलेटन स्केच में जो बात की गई है, इसमें अगर नेशनल अथॉरिटी कोई ऑर्डर देता है तो ये तीनों बॉडीज़ पे ऑर्डर लागू रहेगा। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 2 विंग्स हैं, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे एनडीआरएफ भी हम कहते हैं। ये दोनों विंग्स भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ही पार्ट है। लॉकडाउन का जो ऑर्डर दिया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, वो ऑर्डर दिया है सेक्शन 6 के हिसाब से। सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2I में उसका लॉकडाउन ऑर्डर है। लेकिन ये लॉकडाउन ऑर्डर बाइंडिंग कब हो जाता है? जब सेक्शन 10 में और सेक्शन 10 के सब क्लॉज I में जब आता है ऑर्डर कि ले डाउन गाइडलाइंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटीज़, तब ये बहुत बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो है, इसके मेंबर, इसके चेयरमैन जो रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे, और अदर मेंबर्स 9 मेंबर्स अदर रहेंगे, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके जो मेंबर्स है, ये सब मिलके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे सेक्शन 8 के हिसाब से। और इस कमेटी के मेंबर्स कौन रहेंगे? तो द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हमें यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल की बात हो रही है। यानी एग्जीक्यूशन जो भी है इसका, जो भी ऑर्डर निकलेगा उसका एग्जीक्यूशन जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही है। इनडायरेक्टली यहाँ पे पार्लियामेंट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, उतनी ही अथॉरिटी से यहाँ पे काम हो जाएगा। सेक्शन 8B के हिसाब से सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी डिफरेंट लेवल के जो सेक्रेटरीज है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके सबके सेक्रेटरीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिससे कि जो भी उनको ऑर्डर लेना है उसका एग्जीक्यूशन तुरंत हो जाए। सेक्शन 11 में नेशनल प्लान के बारे में बात की गई है। नेशनल प्लान जो है वो नेशनल पॉलिसी के हिसाब से फ्रेम होता है, यानी जो भी डिज़ास्टर आएगा उसको फेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए नेशनल प्लान के हिसाब से ही स्टेप्स लिए जाएंगे। सेक्शन 12 में जो भी गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई है। तो गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड यानी क्या? जितना भी गवर्नमेंट से हो सके। तो अभी फॉर एग्जांपल 5 किलोज़ ऑफ राइस आपको फ्री मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, जो कि इस प्लान का, ये सेक्शन 12 के हिसाब से मिल रहा है।
सेक्शन 13 में जो इस वीडियो का टाइटल था कि आपका लोन माफ़ हो सकता है करके, तो ये रिलीफ इन लोन्स पेमेंट, अगर ये गवर्नमेंट पे पूरा डिपेंडेंट है, अगर गवर्नमेंट सोचती है कि बहुत सारा डैमेज हो चुका है और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर सेक्शन 13 के हिसाब से आगे प्रोसीड करके उनका जो भी लोन रीपेमेंट है उसमें रिलैक्सेशन भी दे सकता है और नया लोन मिलने में भी उनको कुछ कम सहूलतों में लोन मिल जाए, ऐसा कुछ प्रोसेस भी कर सकते हैं वो। लेकिन सेक्शन 14 के हिसाब से जब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हम बात करते हैं तो उनको अलग से कोई एक्ट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ये जो करंट एक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। सब एंट्री नंबर 29 में इसके बारे में बात की गई है, इसलिए या तो सेंटर या फिर स्टेट कोई भी एक जन एक्ट बना देगा तो ये दोनों को भी कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से चल जाएगा। यहाँ पे स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन रहेंगे उसके, और अदर 8 पर्सन्स रहेंगे जो भी मेंबर्स रहेंगे उसमें नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन रहेंगे। नेशनल अथॉरिटी की जैसा ही स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी। उस कमेटी का हेड चीफ सेक्रेटरी ही रहेंगे। ये पर्सन की द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट। सेक्शन 22 के हिसाब से फंक्शंस ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के क्या क्या रोल रहेंगे, वो क्या फंक्शन कर सकेंगे। तो एग्जामाइनिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी जो हमारे महाराष्ट्र के अगर बात करते हैं तो वहाँ पे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन ऐसे कैटेगराइज किया गया है उन्होंने नंबर ऑफ केसेस। जहाँ पे कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस है उनको रेड जोन में 15 से ज़्यादा, जहाँ पे रेड उससे थोड़ा कम जो है वो ऑरेंज, और जहाँ पे कोई भी केस नहीं है वहाँ पे ग्रीन जोन करके उन्होंने एक नया एक फॉर्मेट बनाया है, वो सेक्शन 22 के हिसाब से बनाया है। उस स्टेट प्लान जो है वो जो जैसा नेशनल प्लान रहेगा वैसा ही कुछ स्टेट प्लान रहेगा, लेकिन ये नेशनल प्लान को ही उसका ही फॉलो अप रहेगा। सेक्शन 24 के हिसाब से पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें व्हीकुलर ट्रैफिक रुकाने के लिए, यानी अभी जो आपने महाराष्ट्र में या फिर ऑल ओवर इंडिया जो चालू है कि आप गाड़ी को लेके मत निकलिए, कहाँ पे जाना आना मना है आपका, ये सब जो है ये सेक्शन 24 के हिसाब से रहेगा। सेक्शन 25 में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है या तो फिर वो कलेक्टर या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर, जो भी वहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहेगी वो उनके चेयरमैन रहेंगे। उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जो एमएलए है उस डिस्ट्रिक्ट के, वो उसमें को चेयरपर्सन रहेंगे। उनके साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और उनके अलावा 2 और लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स रहेंगे वो बाय स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। सेक्शन 30 में पावर्स के बारे में बात की है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पावर्स के बारे में बात की गई है। उसमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डायरेक्शन दे सकता है उनके जो नीचे के अथॉरिटीज़ है, जितने भी अथॉरिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट के, उनको डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस पैंडमिक को कैसे डील करे, उसके बारे में उनको बता सकते हैं। लेकिन सेक्शन 34K में पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू कंस्ट्रक्ट टेम्प्रेरी ब्रिजेस और एनी अदर नेसेसरी स्ट्रक्चर्स, यानी यहाँ पे अगर कोई रास्ता है, कोई मेन रोड है या फिर कोई ऐसे लोकेलिटी है जहाँ पे कम्यूटिंग हो रहा है, रोड को कोई आ जा रहा है समझिए, तो वहाँ पे वो रोड डिग कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर कोई डिबरी डाल सकते हैं, जैसे कि वो रोड ब्लॉक हो जाए या फिर कम्यूटिंग वहाँ पे पॉसिबल ना हो जाए, इसके हिसाब से वो एक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 35 के सब क्लॉज 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है उसके बारे में बात की गई है। जो कि अभी वेस्ट बंगाल का केस है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट थी वो सेंटर को ज़्यादा मदद नहीं कर रही थी, उनको ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तो सेक्शन ई के 35 के सब क्लॉज 2 के ई के हिसाब से कोऑपरेटिव एंड असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट उनको देना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन एफ के हिसाब से डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स, अगर कोई केस आता है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स जो भी नीडेड है वो वहाँ पे कर सकता है। या फिर कोई सिविलियन पर्सनस हो, जैसे कि एक्सपर्ट हो, कोई उसमें फील्ड में कोई रिसर्चर हो, जो भी केस है उसके हिसाब से एक्ट कर सकता है सरकार। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आर्मी या फिर कोई फोर्स भेज सकता है स्टेट में अगर कोऑपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 36 में अगर कोई कुछ डैमेज होता है, डिज़ास्टर होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी भारत सरकार पे ही रहेगी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको टेकअप करने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। लेकिन सेक्शन 39 के हिसाब स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बाइंडिंग है कि जो भी सेंटर के ऑर्डर्स आ रहे हैं, गाइडलाइंस आ रहे हैं, डायरेक्शंस आ रहे हैं, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सेक्शन 41 में हम पंचायत लेवल तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पंचायत लेवल तक यानी लोकल अथॉरिटी जो भी रहेगी
वो कम से कम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके जो भी ऑफिसर्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, वो उस डिज़ास्टर के बारे में ट्रेंड है, प्रॉपरली ट्रेंड है, मेंटेन्ड है, ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा। सेक्शन 42 के हिसाब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि प्लानिंग, प्रमोटिंग ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग देना है वो ट्रेनिंग, ये इनका काम चालू ही रहेगा। इनका काम ऐसा नहीं है कि जब डिज़ास्टर आएगा तब ये किक इन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनका रिसर्च वर्क ऑन गोइंग रहेगा। इनको वेरियस एजुकेशनल पर्पजेस के लिए मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा जो कि डिज़ास्टर का मिटिगेशन करते रहेंगे। सेक्शन 44 में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में बात की गई है। एनडीआरएफ का जो फोर्स, किसके बारे में हम बहुत सारे सुनते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एक टिपिकल फोर्स रहेगा जो कि इस नॉर्मल केसेस के बारे में, जो कि एक डिज़ास्टर में होता है, उनके फेसिंग के हिसाब से उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है इसमें। सेक्शन 46 में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के बारे में बात की गई है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फंड इशू करेगा वो इसी सेक्शन के हिसाब से इशू करेगा। अभी हाल फिलहाल में 3 अप्रैल को गवर्नमेंट ने 17,000 करोड़ और 15,000 करोड़ 10 अप्रैल को, और उसके बाद में और भी ये फंड जैसे नेसेसरी रहेगा उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में, और सेंटर की जो टेरिटरीज, यूटी टेरिटरीज है, जो ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन इसी एक्ट के हिसाब से, इसी सेक्शन के हिसाब से करेंगे। सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 60 तक ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स के बारे में बात की गई है। उसमें अगर कोई, सेक्शन 51 के हिसाब से अगर कोई ऑफिसर आपको कोई ऑर्डर देता है और अगर वो ऑर्डर के साथ आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको 1 ईयर तक आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है। लेकिन आपकी उस रिफ्यूज़ल से अगर कोई डेथ होती है तो आपको 2 ईयर्स तक वो पनिशमेंट बढ़ाई जा सकती है। सेक्शन 52 के हिसाब से अगर आप कोई फॉल्स क्लेम देते हो, जैसे कि आपको कोई रिलीफ मिली है, कुछ बेनिफिट्स मिला है, ऐसा कोई फॉल्स क्लेम अगर आप देते हैं तो आपको, अगर वो क्लेम फॉल्स निकलता है तो आपको 2 ईयर्स तक आपको पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 53 के हिसाब से पनिशमेंट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड मटेरियल्स, अगर आपके पास कोई मटेरियल दिया है गवर्नमेंट ने आपको संभालने के लिए, या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर कोई दिया है ये ऐसे डिज़ास्टर टाइम्स में, अगर उसके बारे में आप मिस अप्रोप्रिएशन करते हो तो उस केसेस में आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 54 के हिसाब से पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग, अगर आप फॉल्सली या फिर मजाक के मूड में या फिर कोई कुछ भी रीज़न से अगर आप फॉल्सली कोई वार्निंग देते हो किसी भी डिज़ास्टर के बारे में तो आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 55 से लेकर 60 तक जितने भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनके बारे में, उनकी पनिशमेंट्स और उनके बारे में बात की गई है। सेक्शन 60 में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफिस के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो भी कोर्ट्स है उनको बार किया गया है कि कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, कोई भी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ये कोर्ट्स कोई भी नहीं ले सकते। कब तक? जब तक जिस पर्सन को कंप्लेंट करना है उसको नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी के पास एक कंप्लेंट देना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो भी उसका कंप्लेंट है उसका अगर रेजोल्यूशन उसको विदिन 30 डेज अगर नहीं मिलता है तो वो कंप्लेंट कर सकता है कोर्ट में। लेकिन सेक्शन 65 के हिसाब से डिज़ास्टर के वक्त जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट पर्सन्स है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन्स है, वो कोई भी व्हीकल, कोई भी प्रॉपर्टी उसके ऊपर वो एक उनके पोजीशन में ले सकती है उस टारगेट को अचीव करने की, जो भी डिज़ास्टर होगा उसको कर्टेल करने के हिसाब से। उसका जो भी रेंट रहेगा, जो भी उसके चार्जेस रहेंगे वो अप्रोप्रिएटली उनको पे किए जाएंगे। लेकिन सेक्शन 71 के हिसाब से बार ऑफ जुरिसडिक्शन टू द कोर्ट, नो कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट shall have the jurisdiction। यहाँ पे कौन से भी कोर्ट में आपको जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। सेक्शन 72 के हिसाब से एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी ये जो एक्ट है, इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस दिए हैं उस प्रोविजंस का और इंडिया में जो भी दूसरा एक्ट्स है उसका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये एक्ट में जो भी प्रोविजंस है वो उस एक्ट को ओवरराइड कर देंगे और ये ही एक्ट वहाँ पे प्रिवेल करेगा। लेकिन सेक्शन 76 के हिसाब से कोई नया रूल बनाना है, कोई एक्ट इन द सेंस कोई गाइडलाइंस बनाना है तो नेशनल अथॉरिटी भी बना सकती है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए।